बच्चों आज का ये जो टॉपिक है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो IIT JEE प्रिपरेशन को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या वो ऑलरेडी IIT JEE प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं। अब आप क्लास 9th में हो या 10th में हो, 11th में हो या आप क्लास 12th में हो, आप सभी के लिए ये टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, मगर इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप ये मेरे को बताइए कि आपने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी ना, और हिस्ट्री में कई बार आपने देखा होगा कि आपको वॉर के बारे में बताया जाता है कि भैया इन लोगों के बीच में वॉर हुआ, ये जीते और ये हारे, ऐसा बताया जाता है। बट आपने वहां से सीखा क्या? कई बार आपने देखा होगा कि वॉर को जीतने के लिए आप कितने ताकतवर हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं हुई। कई बार ताकतवर लोग भी वॉर को हार जाते हैं, उनकी सेना बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, उनके पास वेपन्स भी बहुत होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन सिंपल सा था बच्चा कि वॉर को वही जीतता है जिसके पास स्ट्रेटजी स्ट्रांग होती है, स्ट्रेटजी अच्छी होती है, सिर्फ वही जीतता है। ये मैटर नहीं करता वॉर को जीतने के लिए कि आप कितने ताकतवर है, मैटर ये करता है कि आपकी स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है उस वॉर को जीतने के लिए, बस सिंपल सा है। तो इन द सेम वे अगर हम अपने प्रिपरेशन की बात करें तो हम कितने टैलेंटेड हैं, कितने हम लेबोरियस हैं, कितना हम हार्ड वर्क करते हैं या कितना हम स्मार्ट वर्क करते हैं, ये सब मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या है, इंपॉर्टेंट बस इतना होता है। हमारी स्ट्रेटजी अच्छी है, हमारी स्ट्रेटजी इफेक्टिव है, तो हम उस एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं, और अदरवाइज हम उस एग्जाम को क्रैक करने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमसे चूक हो ही जाती है। तो इस बात को डिस्कस करने के लिए हम देखते हैं कि एक हमारी अच्छी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। अब देखो बच्चा होता गया ना कि हम अगर स्ट्रेटजी कैसे बनाए ना, सिंपल सा, अगर हमें वॉर जीतना है तो वॉर जीतने के लिए स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं? हमें यह पता होना चाहिए कि जो अपोजिट पार्टी है उसके पास क्या क्या चीजें हैं, वो हम में किस किस चीजों से हमसे लड़ सकता है, उसके पास क्या क्या वेपन्स हैं, उसकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, या उसने पिछले जो वॉर्स लड़े हैं उनमें उसने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, वगैरह वगैरह। हम ये सब जानेंगे ना तभी तो हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। पहले हमें पता हो ना कि उसके तर्कस में किस किस तरीके के तीर है, ताकि हम उसके लिए पहले से हम प्रिपेयर हो सकें। तो अब अगर हम किसी एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में हमारे अपोजिशन में अगर हम एग्जाम है तो एग्जाम के पास क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है बच्चा, वो है उसका सिलेबस। ठीक है ना, हमें उसके सिलेबस को सबसे, बच्चों होता क्या है ना कि बच्चे जब एग्जाम के प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना तो वो सिलेबस को इग्नोर करते हैं ना, सिलेबस को सबसे ज्यादा वो इग्नोर करते हैं, जबकि वही सिलेबस सबसे स्ट्रांग पॉइंट होता है। अगर आपने उस सिलेबस को सबसे अच्छे से रीड किया है, बहुत अच्छे से रीड किया है, तो आप एग्जाम को क्रैक करने की आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से रीड नहीं किया है, तो कई बार ऐसी टॉपिक्स को भी आप पढ़ जाते हैं जो टफ भी होते हैं और उसका एग्जाम में कोई वेटेज भी नहीं होता, मतलब कि उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद भी आपने उस टॉपिक को खूब पढ़ा, वो टॉपिक टफ भी था, आपने उसमें टाइम भी ज्यादा दिया, लेकिन उससे क्वेश्चन भी एक भी एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं आपको उसको पढ़ने का। क्यों? आपने उसे पढ़ा क्यों? क्योंकि आपने सिलेबस को अच्छे से रीड नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक होता है, उस टॉपिक में कुछ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने भी नहीं होते हैं आपको, लेकिन आप क्या करते हैं, आपने सिलेबस को अच्छे से रीड नहीं किया, आपने देखा अच्छा ये टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेवेंट जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने सब पढ़ डाले, पता चला एग्जाम में केवल वो 2 ही कॉन्सेप्ट उस टॉपिक से पूछे जाते हैं, बाकी तो पूछे ही नहीं जाते, है ना। आपने अगेन क्या नहीं किया, सिलेबस को अच्छे से रीड नहीं किया। तो आइए सबसे पहले तो हम अपने एग्जाम IIT JEE एग्जाम के सिलेबस को रीड करते हैं अच्छे से और समझते हैं इसके सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है ना, तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब यहां पर मैं IIT JEE मैथ्स का सिलेबस का डिस्कस करूंगा। इन द सेम वे आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को भी आप बना सकते हैं अपने लिए, ठीक है ना। फिलहाल उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं मैथ को डिस्कस करूंगा। तो IIT JEE मेंस के मैथ का सिलेबस और साथ ही साथ एडवांस का सिलेबस। अब मैंने यहाँ पे उन टॉपिक्स को लिया है बच्चा जो दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। मैंने उन टॉपिक्स को सबसे पहले सेलेक्ट किया जो दोनों में कॉमन है। अब 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं उन टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, यहाँ पे उन टॉपिक्स को दिखाऊंगा जो आपके 9th 10th 11th एंड 12th इन सारे ही क्लास में आपको उन टॉपिक से कुछ ना कुछ पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें आता है सबसे पहले सेट थ्योरी, रिलेशंस एंड फंक्शन। 11th 12th में तो डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस बनते हैं, और 9th एंड 10th में इसका बेसिक आपको नंबर सिस्टम एंड नंबर लाइंस में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन ये बेसिक टॉपिक्स आपको 9th एंड 10th में पढ़ाए जाते हैं। 11th 12th में इसका आपको एप्लीकेशन और
थोड़ा सा डीप एनालिसिस या डीप आपको कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट। अब वैसे तो ये 11th-12th का टॉपिक है, बट इसमें जो फंडे यूज किए जाते हैं, इसमें जो कैलकुलेशन का पार्ट आता है, इसमें कई बार आपने ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार लॉग के कॉन्सेप्ट भी इसमें आ जाते हैं, कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी कॉन्सेप्ट आते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ये टॉपिक वैसे तो आपका 11th-12th का पार्ट है, बट इसमें जो बेसिक चीजें यूज होती हैं, जैसे कि मैं ज्योमेट्री की बात कर लूं तो वो आपको 9th-10th में ही बताया जाता है, तो वो बेसिक चीज भी आपको 9th-10th से उठानी होती है। अगर आप वो ज्योमेट्री बेसिक नहीं पता है तो आप इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कई सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, भले ही आपको पी एंड सी का कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट आता हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये डायरेक्टली 9th-10th में आपका बेसिक बताया जाता है इस टॉपिक से, 11th-12th में ये डिटेल में डिस्कशन होता है, जो कि आपके मेंस और एडवांस दोनों के सिलेबस में आता है। ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अगेन ये 9th-10th में आपको इसका बेसिक्स बताए जाते हैं। उसके बाद क्योंकि ज्योमेट्री का भी पार्ट है एक तरीके से, तो ज्योमेट्री से भी रिलेटेड है काफी कुछ, क्योंकि इसमें सारा का सारा जो डिस्कशन होता है राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होता है, तो ये 9th एंड 10th में भी बताया जाता है। और साथ ही साथ इसका 11th-12th में स्पेसिफिक, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात होती है, तो वो 11th एंड 12th में थोड़ा डिटेल डिस्कशन होता है उस पर, ठीक है। अगेन चलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमें पढ़ाया जाता है। 9th एंड 10th में इसका बेसिक्स डिस्कशन होता है, 11th एंड 12th में इसको डिटेल में डिस्कशन होता है, इसका थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है ताकि आप IIT JEE मेंस एंड एडवांस में इससे जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट आता है 2-dimensional ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री का आप डिस्कशन करते हैं, तो ये 9th, 10th, 11th एंड 12th, स्पेशली 9th-10th में इसके बेसिक्स आपको बताई जाती हैं। उसके बाद आपको 11th-12th में इसकी एप्लीकेशंस, उन बेसिक्स कॉन्सेप्ट को यूज करके आप 11th एंड 12th में कई सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हैं। आप नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चा वेक्टर अलजेब्रा एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा हमें बताया जाता है, जिसमें अगेन डायरेक्टली जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं वो ज्यादातर कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के होते हैं। उन ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को यूज करके हम वेक्टर के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर IIT JEE मेंस एंड IIT JEE एडवांस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चा वो टॉपिक्स जो डायरेक्टली 11th एंड 12th में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बायनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस। एक टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम्स, ये इसको बताया जाता है हमें, और इसमें सिंपल इसकी एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा चैप्टर है बट ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये 11th-12th में हमें डिटेल में पढ़ाया जाता है, बट अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊं तो ये सेट थ्योरी, रिलेशंस एंड फंक्शन से भी रिलेटेड है डायरेक्टली, क्योंकि वो टॉपिक अगर आपको नहीं आता तो इसे डील करने में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। और चूंकि सेट, रिलेशंस एंड फंक्शंस जुड़ा हुआ है डायरेक्टली नंबर सिस्टम से, तो ये भी कह सकते हैं आप कि ये भी 9th-10th से जुड़ा हुआ है, बट ठीक है, स्पेशली हम लोग इसे 11th-12th में ही पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस, जो हम 11th एंड 12th में इसको डिस्कशन करते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में भी कुछ चीजें ऐसी जैसे एरिया अंडर द कर्व, जब इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं तो ये रिलेटेड होता है ज्योमेट्री से। जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हम लोग डिस्कस करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को भी हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग 11th एंड 12th में पढ़ते हैं। तो ये कुछ वो टॉपिक्स हैं बच्चा, या वो ये सिलेबस के वो पार्ट्स हैं जो IIT JEE मेंस एंड एडवांस दोनों में ही पूछे जाते हैं। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं उन टॉपिक्स पर जो केवल और केवल मेंस में पूछे जाते हैं या केवल और केवल एडवांस से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेंस का डिस्कशन कर लेते हैं, और ये अगेन हम इसको डिस्कशन करेंगे एज पर 9th, 10th, 11th, 12th की ये उनसे रिलेटेड है या नहीं, ठीक है ना। तो सीक्वेंस एंड सीरीज ये बेसिक एक तरीके से अलजेब्रा का पार्ट है, जो कि हमें 9th, 10th में इसका बेसिक्स बताई जाती हैं, और 11th, 12th में हम आके इसका डिटेल में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट आता है मैथमेटिकल इंडक्शन। अगेन ये एक तरीके से अलजेब्रा का पार्ट है, या यूं कह लीजिए कि एक नंबर सिस्टम का पार्ट है, जो कि 9th, 10th में हमें इसका बेसिक्स बताई जाती हैं, लेकिन 11th, 12th में आके हम लोग इसको थोड़ा सा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करते हैं। 3-dimensional ज्योमेट्री, इसका भी हम लोग जब ज्योमेट्री की बात करते हैं हम लोग, तो लाइक सरफेस एरिया या वॉल्यूम की बात करते हैं हम लोग, तो ये हम लोग 3D ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि हम लोग 9th, 10th में हमें मेंसुरेशन वाले टॉपिक्स में बेसिक्स बताई जाती हैं। लेकिन 11th एंड 12th में इसका हम लोग यूज स्पेशली किस पे करते हैं, जब हम
डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस करते हैं या फिर हम इंटीग्रल की एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम इस टॉपिक को भी यूज करते हैं। देन मैथमेटिकल रीजनिंग, ये एक जनरल पार्ट है बच्चा, ये आपके ना केवल 9th 10th में आता है, 11th 12th में भी है, और साथ ही साथ ये एक जनरल टॉपिक है जिसको हमें आना ही चाहिए, भले ही हम किसी भी क्लास में क्यों ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चा हमारा वो टॉपिक्स जो एडवांस में पूछा जाता है। तो इसमें अगेन हम बात करते हैं, तो जो एक मेन टॉपिक है ये लॉगरिथमिक्स। ठीक है ना, लॉग के जो फंक्शंस हैं, लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनका भी डिस्कशन, स्पेशली आप 9th या 10th के बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री है या फिर ट्रिग्नोमेट्री है, उन बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम लॉग के फंक्शन को या लॉग की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। और स्पेशली हम लॉग को जो डिस्कस करते हैं, उनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी इनकी एप्लीकेशंस हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी हम अप्लाई करके प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व। तो इस तरीके से हमने एक मोटा मोटा सिलेबस की बात कर ली। अब आइए हम देखते हैं कि वो टॉपिक्स जो हमें किसी भी एग्जाम, स्पेशली अगर मैं IIT JEE की बात करूं, उसे स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले आप क्या करिए बच्चा, आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि IIT JEE प्रिपरेशन स्टार्ट जब करते हैं, तो वो, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, आप अगर 12th क्लास में हैं या आप 11th क्लास में हैं, तो आप क्या करते हैं, आप सीधे IIT JEE के सिलेबस के अकॉर्डिंग उन पे जो टॉपिक्स होते हैं उन पे ही फोकस कर लेते हैं। लाइक आप 11th में है तो आप 11th की चीज प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं या उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू कर देते हैं। 12th में तो 12th के कॉन्सेप्ट या उनकी एप्लीकेशंस को या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपका 9th और 10th का जो बेसिक है वो थोड़ा सा वीक है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। क्यों? आपने 9th 10th पढ़े हुए आपको 1 से 2 साल हो चुके हैं, तो उन चीजों को आप भूल चुके हैं। कई बार आपको धुंधला धुंधला सा याद है, यानी इतना तो याद होगा कि जैसे आपको कोई चीज दिखाई देती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं नंबर लाइंस की, तो आप नंबर लाइंस का कॉन्सेप्ट तो आपको याद, अच्छा हाँ नंबर लाइंस तो पढ़ा है, लेकिन उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट बताए गए थे वो आप भूल चुके होंगे। या पॉलिनोमियल के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर थ्योरम्स है, आपको उसका फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स है, मल्टीपल ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है ना, ये कई सारी चीजें, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स है, इस तरीके के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे पॉलिनोमियल्स में, जो कि आपको 9th और 10th में बताया गया है। लेकिन अब आप उसको भूल चुके हैं। पॉलिनोमियल तो आपको याद होगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कहां पर इफेक्टिवली आपको अप्लाई करने आप भूल चुके होते हैं। तो आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। कई बार आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ भी रहा होता है, लेकिन उस छोटी सी कॉन्सेप्ट को आप भूल चुके हैं या आपको नहीं पता कि यहां पर ही अप्लाई करके हम इस प्रॉब्लम का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप वहां पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते और आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है कि यार क्या इस कॉन्सेप्ट को मैंने इतना सारा पढ़ा, उसके बाद भी अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। उसके पीछे वजह यही है बच्चा कि आपने वो जो 9th और 10th का जो बेसिक्स आपने पढ़ा है उसे रिवाइज नहीं किया है। तो मैं आपको अगेन मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं इस बात को कि आप जिस भी क्लास में हो, आप 9th में या 10th में तो वेल एंड गुड, अगर आप 11th में हैं या 12th में और प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करने से पहले मैं जिन टॉपिक्स को यहां बता रहा हूं, सबसे पहले आप जाइए इन टॉपिक्स को अपने 9th और 10th के जो बुक्स हैं उनसे आप बस क्या करिए, रिवाइज कर लीजिए एक बार। कुछ बहुत उनकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, उनको रिवाइज कर लेना है कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया, इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया, इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया, बस इतना सा आपको रिवाइज करते रहना। और बीच बीच में ऐसा नहीं कि एक बार रिवाइज करके छोड़ दिया, हर एक महीने के अंतराल पे, 2-2 महीने के गैप के बाद आपको उन्हें रिवाइज करते रहना है, ठीक है ना। तो आइए उन टॉपिक्स को देख लेते हैं। एक है नंबर सिस्टम, सबसे पहले जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, इसमें नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन पॉलिनोमियल है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, नेक्स्ट है फिर बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री है, जिस आप ट्रायंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल की बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं, सर्कल की बात करते हैं। अगेन 2D एंड 3D ज्योमेट्री की भी हम बात करते हैं, जिसमें हम सरफेस एरिया, वॉल्यूम और एरिया की बात करते हैं। फिर बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा, उसके बेसिक्स जो रेशियोज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें जाके आप एक बार रिवाइज कर लें। दैन बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें भी आप जाके रिवाइज कर लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं आपको, उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कर लीजिए और एक नोटबुक बना लीजिए। उस नोटबुक में उन कॉन्सेप्ट को पॉइंट वाइज नोट डाउन करते रहिए बस, ठीक है ना, और एक टाइम ड्यूरेशन पे उन्हें आप रिवाइज भी करते रहिए। देन आपको बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड स्टेटिस्टिक्स के जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, उन्हें भी आप जाके
एक बार देख लें बस, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। और इन सबको करने में आपको हार्डली से 10 से 15 दिन लगेंगे अगर आप ठीक से इसे करते हैं तो। यानी कि आप 11th में हैं तो भी आपको ये करना है, आप 10th में हैं तो भी ये करना है, आप 9th में हैं तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे इन टॉपिक्स का नोट्स बनाते जाइए, उन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। और अगर आप 12th में हैं तो भी आपको ये करना मस्ट है। अदरवाइज आप कितने भी बड़े ब्रिलियंट, कितने भी आप टॉपर क्यों ना रहे हो अपने स्कूल के, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप डिफिकल्ट फेस करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो ये रहा कुछ ऐसा। अब आइए देखते हैं हम इनको टॉपिक वाइज की 9th और 10th में जो टॉपिक्स आते हैं उन टॉपिक्स के पढ़ने से हमें एडवांटेज क्या मिलने वाला, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं ना। जैसे कि हमें एक स्ट्रेटजी अगर हम बना रहे हैं तो उस स्ट्रेटजी के तहत अगर हम ये वाला तीर चलाएंगे तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा ना, कि कौन कौन सामने वाला कौन कौन धराशायी होने वाला है ना, ये तो पता होना चाहिए ना। तो वही चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो 9th और 10th के जो टॉपिक्स हैं वो कैसे कैसे हमारे IIT JEE से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो जैसे नंबर सिस्टम या नंबर लाइन की बात कर लें या सेट थ्योरी की बात कर लें, तो ये सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस के टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड है। क्लास 11th, क्लास 12th, IIT JEE मेंस एंड एडवांस, ये सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, सो पढ़ना मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी एक मिलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी हमें इससे बेनिफिट मिलता है, साथ ही साथ इससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हेल्प मिलती है हमें, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी हमें हेल्प मिलती है, वेक्टर अलजेब्रा को सॉल्व करने में हमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए ये। और फिर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये 11th, 12th, IIT JEE मेंस एंड IIT JEE एडवांस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आता है बच्चा हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगेन हम 9th 10th के क्लास में इसे पढ़ते हैं, लेकिन ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। और यूं कहें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी भैया इसका बड़ा रोल है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सिस ही एक तरीके से आप देखेंगे तो वो एक क्या है, एक तरीके से लीनियर इक्वेशन ही होती है, ठीक है ना। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है, IIT JEE में भी है, JEE मेंस में भी है और IIT JEE एडवांस में भी है। तो अगेन ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम ज्योमेट्री की बात करें बच्चा, लाइन, एंगल, ट्रायंगल की बात कर लें या क्वाड्रिलेटरल की बात कर लें या सर्कल की बात कर लें या 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, स्पेशली जिसमें हम एरिया का डिस्कशन करते हैं, सरफेस एरिया का डिस्कशन करते हैं या वॉल्यूम का डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक्स भी, अब इन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस को भी अगर मैं दिखाऊंगा तो आपके मतलब आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और ये कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए फिजिक्स में भी इसका डायरेक्टली यूज होता है वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट में, फोर्स से रिलेटेड जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं, वहां पे भी ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी आपको वेक्टर साथ ही साथ ज्योमेट्री दोनों को ही यूज करना पड़ता है, तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व इजीली कर पाएंगे। इसीलिए उन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जिनका ज्योमेट्री वाला सेक्शन वीक होता है या उनके कॉन्सेप्ट को वो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। अब अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं कि किन टॉपिक्स में डायरेक्टली इनके कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करते हैं, तो वो ये रहे आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप इन टॉपिक्स, और ये सबसे ज्यादा आप देखते होंगे ना, ज्योमेट्री को वेटेज भी सबसे ज्यादा आपके स्कूल एग्जाम में भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आगे आने वाले जो आपके मैथ के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें इन कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना होता है, इसीलिए इसको वेटेज वहां भी बहुत ज्यादा दिया जाता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या कहते हैं, कह सकते हैं, या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका क्या है, ज्योमेट्री वाला सेक्शन होता है जो 9th 10th में आप पढ़ते हैं। इसीलिए इन बच्चों को ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो फिजिक्स में भी स्ट्रगल करते हैं, वो वेक्टर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी स्ट्रगल करते हैं, वो 2D प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में स्ट्रगल करते हैं, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में स्ट्रगल करते हैं। कई बार उनको परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर होते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम ज्योमेट्री से जब रिलेटेड आ जाती है, ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड आती है, तो वो उसे सॉल्व करने में उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए ज्योमेट्री को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। और करना क्या है, 9th और 10th में जो भी ज्योमेट्री आपने पढ़ी उसको जाके एक बार रिवाइज कर डालिए, ठीक है, बस यही करना है आपको। नेक्स्ट है बच्चा, देखें आप, अगर ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री आपको 9th 10th में पढ़ाई जाती है। लॉग की प्रॉपर्टीज आप बेसिक 9th 10th में ही पढ़ते हैं। उसके बाद बेसिक्स प्रोबेबिलिटीज एंड स्टैटिस्टिक्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिक्स, वो आप भी 9th 10th में ही पढ़ते हैं। और ये अगेन 11th, क्लास 12th, मेंस एंड एडवांस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। इस तरीके से बच्चा
आपने अब तक जितना कुछ देखा, ये सारा का सारा आपके एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। आप अपने कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले अपने 9th and 10th की बुक्स को उठाइए। फिर आप मैथ की बात करें तो मैथ की उठाइए, आप फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात करें तो आप साइंस की बुक को उठाइए। टॉपिक वाइज उन सारे कॉन्सेप्ट को जो आपने पढ़ रखे हैं उनको नोट डाउन करिए। आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को नोट करिए। उन्हें आप देखिए कि कॉन्सेप्ट को हम किन किन सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं। उनका एक नोटबुक बना लीजिए सेपरेट, उसमें बस उन टॉपिक्स को, उन कॉन्सेप्ट को नोट करके रख लीजिए। एक फिक्स टाइम इंटरवल पे, 1 महीने पे, 1.5 महीने पे आप बस क्या करिए, उन्हें रिवाइज करते रहिए। फर्स्ट टाइम आपको नोट्स को बनाने में 10 से 15 दिन लगेंगे। बाद में जब आप उनको रिवाइज करेंगे तो हार्डली आपको 1 से 2 घंटा लगेगा, आप अगर उनको रिवाइज करने पे आ जाएंगे तो। इस तरीके से अगर आप बार बार उन्हें रिवाइज करते रहेंगे तो आप जब उन्हें डायरेक्टली कहीं पर अप्लाई करना होगा तो आपको वो रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चा, होता क्या है कि 9th-10th में जब आपने पढ़ा होता है और उसको जब आप IIT यानी कि 11th and 12th के बाद जब आप IIT के एग्जाम में बैठते हैं, आप उनको सॉल्व करते हैं, तो कई बार आपको बड़ा वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो तो आता होता है, लेकिन बीच में जो छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि आपने कभी 9th या 10th में पढ़ा था वो आ जाता है, उसको वहां पे आपको डायरेक्टली अप्लाई करना होता है। तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आप भूल चुके होते हैं, क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए करीब करीब 2 से 3 साल हो चुके हैं, जिसको आपने 2 से 3 साल तक कभी बीच में कभी पढ़ा ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना हो तो आपकी जो स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल सी होनी चाहिए। आपको किसी भी एकदम से कि मैं किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लूं या मैं ये कर लूं या मैं वो कर लूं, मैं प्रीवियस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, ये सब कुछ अभी करने की जरूरत नहीं है तब तक जब तक कि आपके ये बेसिक्स मैंने जो आपको बताई हैं 9th and 10th का, ये आप रिवाइज ना कर लें। एक बार रिवाइज कर लें उसके बाद आप फ्री हैं, आप कुछ भी करें, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसी स्ट्रेटजी के बेस पर अब मैं आने वाले सीजन में आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मैं बताऊंगा, उन पे बेस्ड प्रॉब्लम को समझाऊंगा, हम लोग मिलकर डिस्कशन करेंगे। और अपना एम सिर्फ ये नहीं होगा कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। मैंने कहा ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने जो स्ट्रेटजी फॉलो की है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उस प्रॉब्लम को आप किस नजर से देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या नजरिया अपनाते हैं, आप किस नजरिए से उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन चीजों को भी हम लोग सीखेंगे। किसी भी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर पा रहे हैं ये तो इंपॉर्टेंट है हमारे, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस कॉन्सेप्ट को हमें किस किस सिचुएशन में अप्लाई करना है और किन किन सिचुएशंस में उन्हें हमें अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट सीजन में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।